पुनर्रचना में अपना योगदान आप दे रहे हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य भी हैं। काशी विद्यापीठ से आपने स्नातकोत्तर उपाधि एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 1992 से आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक आपके 7 ग्रंथ तथा देश विदेश की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में लगभग 100 के करीब शोध निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव के रूप में भी कार्य किया है। प्रोफेसर शुक्ल उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू राष्ट्र गौरव पाठ्यक्रम के निर्माण समिति के संयोजक तथा लखनऊ विश्वविद्यालय सहित अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित पुस्तक राष्ट्र गौरव के लेखक तथा संपादक भी हैं। राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स आदि समाचार पत्रों में शिक्षा, संस्कृति और धर्म जैसे विषयों पर आपके अनेकानेक लेख प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसे प्रोफेसर शुक्ल का वक्तव्य हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनका स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं अपना उद्बोधन देने के लिए प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल। विषय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो मुझे आपने बताया था वही बोलना है। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, मुझे आपसे जो चर्चा करनी है उसका शीर्षक है कश्मीर का साहित्य, संस्कृति और दर्शन। आदरणीय प्रोफेसर भाटिया इतिहास विभाग की अध्यक्षा एवं इस कार्यशाला की संयोजिका आचार्य आराधना जी, बंधुवर आशुतोष जी, निदेशक जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, सामने बैठे सभी विशिष्ट जन। ये विषय इतना लंबा है, इतना व्यापक है कि एक व्याख्यान में इस विषय के किसी भी एक अंश पर चर्चा कर सकना यह संभव नहीं है। लेकिन हम सब जम्मू कश्मीर के अध्ययन में रुचि रखने के नाते इस कार्यशाला में हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ उन बिंदुओं से परिचित करा सकूं जिनको जानने के आधार पर हम आगे अपने अध्ययन का विस्तार जम्मू कश्मीर के संस्कृति, साहित्य और उस भूमि के दर्शन के प्रति बढ़ा सकते हैं। उसके पहले 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि अगर संपूर्ण भारत के अनादि इतिहास, जिसको हम बड़े गौरव से कहते हैं कि हमारा इतिहास अनादि इतिहास है, मानव जाति का इतिहास जब से प्राप्त होता है तब से भारत और भारतीयता का इतिहास है, तो किसी भूमि विशेष की बात की जाए, किसी भूखंड विशेष की बात की जाए, तो निस्संदेह असंदिग्ध रूप से वह इतिहास, भारत का अनादि इतिहास कश्मीर से शुरू होता है। हम सब जानते हैं जो भारत की परंपरागत इतिहास लेखन की प्रणाली है, उस इतिहास लेखन की प्रणाली में हेरोडोटस का कॉन्सेप्ट स्वीकार नहीं किया गया। The Indian philosophical conception of historiography is not their record of time and polity, अपितु इतिहास को परिभाषित करते हुए जो भारतीय परंपरा में स्वीकृत तथ्य है वह है धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्त तो चाहिए,
इति हो, ऐसा हुआ। लेकिन सिर्फ पूर्व वृत्त के अभिहित कथन का किस्से कहानी से अधिक कोई महत्व नहीं है, किंतु किसी भी बुद्धिमान को व्यर्थ की किस्सा कोई में नहीं फंसना चाहिए। हम सामान्य तौर पर भी कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन हमें अपने भविष्य की योजनाओं और लक्ष्यों को तय करने के लिए आवश्यक है। भारतीय परंपरा में फिलोसॉफिकली, कॉन्सेप्चुअली इतिहास में उसको स्वीकार करते हुए कहा था, इतिहास वह है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेश से समन्वित है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थोड़ा सा निर्देश करते जाऊंगा कि वाल्मीकि रामायण भारत में दो ही ग्रंथ इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं, वह है महाभारत और इतिहास। पुराणों को हम इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें पुराण कहते हैं। यद्यपि पश्चिमी इतिहास लेखन की समानता से पुराण अधिक इतिहास है महाभारत और रामायण के बाद भी, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? तो वाल्मीकि को जब रामायण लिखना हुआ तो उन्होंने के सामने सबसे पहला प्रश्न जो था कि इस सांप्रतिक युग में वह कौन सा व्यक्ति है जिसका चरित्र लिखते हुए मैं धर्म का उपदेश कर सकूं। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको मैं विग्रहवान धर्म के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर की सांस्कृतिक धारा वस्तुतः भारत की जो अनादि धर्म चिंतन की परंपरा है उसका विग्रहवान स्वरूप है। भारतीय विद्याओं की बात करें, विद्यास्थानों की बात करें, कभी चतुर्दश विद्यास्थान, कभी अष्टादश विद्यास्थान, कभी 64 विद्यास्थानों की ढंग से बातें हुई हैं, लेकिन उन सभी विद्यास्थानों में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको प्रोमिनेंट रूप में कहा गया, जिसको चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च। अर्थशास्त्र के अतिरिक्त, अर्थशास्त्र क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी है, भूमि की का अर्जन करना और अर्जित भूमि का रक्षण करना, इसका जो शास्त्र है वह अर्थशास्त्र है। इसके अतिरिक्त जो विद्यास्थान है वो त्रयी है, वार्ता है, दंड नीति है। त्रयी यानी वेद, दंड नीति यानी स्मृतियों का व्यवहारार्थ है जिसमें अपराध और उनके दंड की व्यवस्था है, और तीसरा वार्ता यानी व्यापार का, कृषि और व्यापार का विज्ञान। और इन सब को जिसके आधार पर बल दिया जाता है उसे कहा आन्वीक्षिकी, आर्गुमेंटेशन। अभी एक लंबी किताब आई है अमर्त्य सेन की जिसका शीर्षक है आर्गुमेंटेटिव इंडियन। हम युक्तिवाद पर विश्वास करने वाली परंपरा के हैं। जो बात युक्ति के आधार पर सिद्ध नहीं होती है वह वेदों में लिखे होने के बाद भी स्वीकार्य नहीं है। यह हमारी मान्यता रही है। शंकराचार्य जो सबसे अधिक वेदों के उद्धारकर्ता के रूप में माने गए, वो भी कहते हैं नहीं श्रुति सहस्त्रेणापि अग्निः शीतम कर्तुम शक्यते। 100 वेद भी मिलकर के आग को ठंडा नहीं कर सकते। तो यह जो युक्तिवाद की परंपरा है भारत में, आन्वीक्षिकी की परंपरा है, तर्क और युक्ति की तुला पर, की कसौटी पर कस करके विचारों को स्वीकार करने की जो परंपरा है, वो चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे तकनीक के क्षेत्र में हो, चाहे राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में हो, मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र, धर्मशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, कामशास्त्र हो, मोक्ष शास्त्र हो, सब कुछ युक्ति की तुला पर तौल करके देखा जा सकता है। इसकी कोई स्पष्ट भूमि दिखाई देती है तो वो कश्मीर है। इस कश्मीर के संबंध में और बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक चर्चा आती है कि कश्मीर का भारत की आजादी में क्या योगदान है भाई। यानी 1846 के बाद 1857 में तो कश्मीर का योगदान होने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि 1846 तक कश्मीर
ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में ही नहीं आया था। इसमें 1857 का उसका प्रतिरोध का प्रश्न नहीं उठता था। 1846 से लेकर के 1947 तक, विशेष करके 1930 तक कश्मीर की जो स्थिति थी उसमें भी 1857 से 1930 तक उसी रूप में ब्रिटेन एम्पायर की स्थिति थी। कमोबेश थोड़ा बढ़ करके जनरल साहब उसको संशोधित करेंगे कि सीमाओं पर सेनाओं की अतिरिक्त विचार किया जाए तो कश्मीर में फॉर्मल क्राउन की अतिरिक्त उसकी कोई भूमिका नहीं थी। इसलिए आजादी के आंदोलन में एक और मजेदार बात है कि यह सवाल कश्मीर के साथ कोई पहली बार उठा था, ऐसा नहीं है। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर की धर्म परंपरा जिस किताब के नाम पर जानी जाती है, नीलमत पुराण, नीलमत पुराण की शुरुआत इसी प्रश्न के साथ होती है। हम मेरठ में हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार महाभारत का युद्ध हुआ था। भारत ही नहीं अपितु एशिया के सभी देशों की फौजें उसमें लड़ी थी, लेकिन कश्मीर की फौज नहीं लड़ी थी। नीलमत पुराण की शुरुआत भी इसी आधार पर होती है कि धर्म, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में आखिर कश्मीर के राजा क्यों लड़ने के लिए नहीं गए? कश्मीर सिर्फ भारत की आजादी से अलग था ऐसा नहीं था। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें सर्वाधिक राष्ट्र लड़ रहे थे। कुरुकाम्बोज से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के, और मंडेरियन सेना भी जिसमें लड़ रही थी, उसमें भी श्रीनगर ने हिस्सा नहीं लिया था, कश्मीर ने हिस्सा नहीं लिया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाभारत के युद्ध में भी कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसके युद्ध में जिसका युद्ध में भाग लेना न भाग लेना मैटर करता था। इसलिए यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर के बाहर जो लिटरेचर लिखा गया है उसमें सबसे प्रामाणिक इतिहास की दृष्टि से जो लिटरेचर माना जाता है वह महाभारत माना जाता है। और महाभारतकार सभा पर्व में जो युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा है तो कश्मीर के राजा के उस मंडप में आने की चर्चा करते हुए कहता है, कश्मीर मंडलम चैतत सर्व पुण्य मंदिरम। अन्य सभी देशों के राजा तो हैं ही, कश्मीर मंडल का राजा भी इस मंदिर में है, यह पुण्यप्रद है। अर्थात कश्मीर की स्थिति एक राज्य के तौर पर और उसमें उस समय भी द्राविड़ा सिंहलाश्चैव राजा कश्मीरस्तथा, फिर एक बार कहते हैं वन पर्व में कि जो राजाओं का पोलराइजेशन हो रहा था महाभारत के युद्ध के ठीक पूर्व, जब पोलराइजेशन हो रहा था तो उसमें जरासंध का जो संघ था उसके साथ कश्मीर के राजा का युद्ध, कश्मीर के राजा ने हिस्सा लिया था और कश्मीर के राजा का श्री कृष्ण के द्वारा वध हुआ था। इस नाते जरासंध के संघ में सम्मिलित होने के नाते पोलराइज हो रहा था कश्मीर कौरव पक्ष के साथ, उसकी चर्चा आई है। अर्थात जो विभाजन बन रहा था भारत के अंदर धर्म युद्ध का, उसमें भी कश्मीर की हिस्सेदारी थी। किंतु सबके बाद महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। भारत की आजादी में कश्मीर के जन और कश्मीर राज्य का उस प्रकार का इतिहास नहीं है। जम्मू रीजन की बात छोड़ दें तो जो कश्मीर रीजन है, जो गिलगित
बाल्टिस्तान का हिस्सा है, उसका उस आजादी की लड़ाई में उस प्रकार से योगदान नहीं है जिस प्रकार से एक ये सवाल उठता है, अगर भारत का अखंड भूभाग कश्मीर होता तो भारत की जो पैन इंडिया आजादी की लड़ाई चल रही थी, जो अंडमान में भी लड़ाई खड़ी हो गई थी, उसमें आखिर ये कश्मीर क्यों नहीं आया, एक सवाल आता है। किंतु ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कश्मीर की विशिष्टता क्या है। कश्मीर की विशिष्टता हर भूखंड के, भारतीय भूखंड के क्षेत्र की कुछ विशिष्टताएं हैं। उन विशिष्टताओं के साथ विभिन्न प्रकार के राजनीतिक परिस्थितियों में प्रत्येक भूखंड ने हिस्सा लिया था। उन विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए कश्मीर भारत के लिए क्यों आवश्यक है, दो तीन और छोटी घटनाओं की चर्चा करूंगा जो इतिहास के पन्ने से गायब है, जिनकी चर्चा नहीं होती है, उनकी करना चाहूंगा। प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन करते समय भी कश्मीर इतिहास से गायब होता है। मजेदार बात यह है कि जो बच्चा होता है वो इतिहास और संस्कृति ये सामान्यतः स्कूल में ही पढ़ता है, हाई स्कूल तक ही पढ़ता है। हाई स्कूल तक के सभी स्कूलों के टेक्स्ट बुक को निकाल करके देखा जाए तो कश्मीर उसमें प्राचीन कश्मीर गायब है। आधुनिक भारत का इतिहास लिखते समय, रणजीत सिंह के पतन और उसके बाद का इतिहास लिखते समय कश्मीर दिखाई देने लगता है, लेकिन कश्मीर ही वो जगह है जहां पर भारत में इतिहास लेखन की वास्तविक परंपरा शुरू हुई थी। राजतरंगिणी नाम का ग्रंथ हम सब जानते हैं, कल्लड़ विचलित राजतरंगिणी भारत के अंदर इतिहास लेखन की दृष्टि से समयबद्ध और क्रमबद्ध, हिस्टोरिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इतिहास को लिखने की कोई परंपरा दिखती है तो कल्लड़ की राजतरंगिणी में दिखती है। और राजतरंगिणी यानी राजाओं की तरंग, राजाओं का प्रवाह, राजाओं के प्रवाह यानी राज्य व्यवस्था का प्रवाह, ये उसका जो अर्थ बनता है उस हिसाब से मानव जाति की कश्मीर में यानी भारत भूमि पर उत्पत्ति से लेकर के 1150-51 तक का इतिहास कल्लड़कृत राजतरंगिणी में प्राप्त होता है। तो 1150 और उसके बाद 1339 तक का इतिहास जौनराजकृत राजतरंगिणी में प्राप्त होता है। और तीसरा हिस्सा जो जौनराज के शिष्य ने लिखा 40-50 वर्षों का इतिहास उसमें भी प्राप्त होता है। इसका 8वीं शताब्दी में नीलमणि पुराण की रचना हुई, ऐसे कल्पना की जा सकती है। राजतरंगिणी में जो संदर्भ आए हैं उन संदर्भों के आधार पर यह कल्पना की जा सकती है कि कल्लड़ की राजतरंगिणी जैसा कहती है कि 8वीं शताब्दी के आसपास नीलमणि पुराण की रचना हुई थी। नीलमणि पुराण भी वैदिक हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं या प्री हिस्टोरिकल एज जिसको कहते हैं, उस प्री हिस्टोरिकल एज की दृष्टि से भारत का इतिहास समझने का सबसे प्रामाणिक साधन। अब प्रामाणिक साधन जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं कि भारत के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए, इन ग्रंथों में होता क्या था कि एक कॉपी राइटर जब किसी किताब से दूसरी पांडुलिपि को तैयार करता था तो उसमें अगर उसमें थोड़ी भी मेधा होती थी तो अपनी मेधा को टेक्स्ट में डाल देता था। और हर 5-7 वर्षों बाद जब नई नई प्रतियां किताबों की हाथों से लेखन होता था और उस लेखन के कारण नई प्रतियां तैयार होती थी तो सब कुछ सारी की सारी रीडिंग बदली हुई 10 वर्ष में दिखाई देती थी। लेकिन कश्मीर में लेखन की जो परंपरा प्राप्त है, स्क्रिप्ट्स की जो परंपरा प्राप्त है, वो स्क्राइब नहीं होती है। स्क्राइब मतलब खरोचना, ये पश्चिम से आया हुआ शब्द है। लेखन शब्द का भी अर्थ होता है, लेखन का भी मतलब होता है खरोचना। आयुर्वेद में लेखन कर्म का मतलब होता है चमड़े को छीलना। तो वह
वहां पर शारदा लिपि का प्रयोग होता था। शारदा लिपि कलम से लिखी जाने वाली लिपि नहीं थी, अपितु ब्रश से लिखी जाने वाली लिपि थी। और उस लिपि के कारण से उस लिपि की विशिष्टता ऐसी थी कि उच्चारण के अनुरूप लिखे जाने की व्यवस्था थी। उच्चारण के अनुरूप लिखे जाने की व्यवस्था पर कहेंगे, ये जो देवनागरी है, पुरानी देवनागरी, इसमें भी था। सर्वत्र सही है कि सामान्यतः 90% ऐसे अवसर हैं जब हम जो लिखते हैं देवनागरी में वही पढ़ते हैं। लेकिन क्या कभी छोटी की मात्रा को हमने देवनागरी में लिखते समय ध्यान दिया है कि उसको जिस वर्ण पर लगाना होता है उसके पहले लिखते हैं? रेफ को जहां उच्चरित करना होता है उसके बाद लिखते हैं। जिसका आधा उच्चारण करना होता है पद्म, उसको पूरा लिखते हैं, और जिसका पूरा उच्चारण करना होता है उसको आधा लिखते हैं। इसके विपरीत शारदा स्क्रिप्ट, द मोस्ट साइंटिफिक स्क्रिप्ट as according to the phonetic experience of the human being, बनी हुई स्क्रिप्ट थी। इस कारण से शारदा में लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स की शुद्धता सर्वाधिक बनी रही। दूसरी महत्वपूर्ण, यह शारदा लिपि यानी मां सरस्वती की लिपि अत्यंत पवित्र मानी जाती थी, और इस पवित्रता के कारण से इस लिपि में लिखी हुई किसी भी पंक्ति में मनुष्य किसी प्रकार का कॉपीराइटर, मनुष्य कॉपीराइटर जो कॉपीज तैयार करता था, वह परिवर्तन करने से संकोच करता था। तो इस कारण से इतिहास की और घटनाओं का जो कश्मीर के नीलमत पुराण, राजतरंगिणी के तीनों वॉल्यूम्स में जिस प्रकार का प्राप्त होता है, वह मनुष्य का इतिहास, वह राजाओं का इतिहास, वह राजनीति का इतिहास और उस काल की कला और संस्कृति का इतिहास सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास है। जैसा भारत में राजाओं के आने जाने के क्रम बदलते रहे हैं, लेकिन भारत की संस्कृति में परिवर्तन नहीं दिखता है, कश्मीर के साथ भी ऐसा ही है। कश्मीर के बारे में जो पौराणिक मान्यता है, जो वैदिक मान्यता भी है, और संपूर्ण भारत के इतिहास का विचार जब करेंगे तो वही सही मान्यता भी है कि ये जो घाटी है, ये घाटी एक झील, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई झील थी, जिसको कश्यप ऋषि ने सुखा करके मनुष्य जाति को सबसे पहले वहीं बसाया। कश्यप, कौन कश्यप? तो मनुष्यों के पिता कश्यप। गोत्र परंपरा में परंपरा इसी नाते कहती है, जिस मनुष्य को भूल जाए कि उसका गोत्र कौन सा है, वो मनुष्य है ना। अगर मनुष्य है तो उसका गोत्र कश्यप निश्चित रूप से है। परंपरा कहती है गोत्रा भावे कश्यप। यदि आप अपना गोत्र भूल गए हैं तो आप अपने को कश्यप गोत्री बताइए, क्योंकि संपूर्ण मनुष्यों के प्रथम पिता कश्यप है। याद करना है कि हम ऋषियों की संतानें हैं, यानी हम बुद्धि धर्मी परंपरा के लोग हैं। दूसरा, देवताओं के भी पिता कश्यप, दिति के पुत्र, अदिति के पुत्र देवता और दिति के पुत्र दैत्यों के पिता भी कश्यप। तो विनीता के पिता से नाग, कद्रु से नाग और विनीता से गरुड़, यानी पशु पक्षी मनुष्य देवता सरीसृप रेप्टाइल्स, इन सबके पिता के रूप में कश्यप की मान्यता और कश्यप का जो आश्रम, फिर याद दिलाऊंगा, हम सारे लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतल तो थोड़ा बहुत सबको जानकारी होगी, मुझे नहीं मालूम यहाँ फिलोसफी और संस्कृत के कितने लोग थे, इस नाते मेरी बात कठिन हो सकती है, थोड़ा मुझे इस नाते भी इलेबोरेट करना पड़ा है भूमिका के तौर पर। तो अभिज्ञान शाकुंतल में जो ये कथा आती है, शकुंतला का पुनर्मिलन दुष्यंत से कहां होता है? कश्यप के आश्रम में होता है।
वही गोत्रा भावे कश्यप के नाते कश्यप कंडोकी पालित पोषित पुत्री को कश्यप अपने आश्रम में इसलिए आश्रय देते हैं क्योंकि जिसका कोई आश्रय नहीं है उसके कश्यप आश्रम है, यानी मनुष्य जाति का जो पिता है वह आश्रय है। और कहां कब भेंट होती है? स्वर्ग से लेकर के इंद्रकार रथ मातल के साथ कश्यप के आश्रम में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर स्वर्ग और देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद होता हो, आना जाना होता, वहां वह रथ वो यान उतरता है और उतरने के बाद रथ से बाहर आते ही भरत से भेंट होती है। वो कहां है? हिमालय में। नीलमत पुराण कहता है कश्यप के द्वारा इस धरती का निर्माण हुआ। बाद की उसके 1000 वर्ष की लगातार की परंपराएं कहती हैं। महाभारतकार कहता है शाकुंतलोपाख्यान में कि कश्यप के आश्रम में जाकर के शकुंतला से दुष्यंत की पुनर्भेंट हुई। तो वह स्थान कश्मीर ही है, इसमें संशय के लिए सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, बहुत क्लियर लिटरेरी एविडेंस इसके प्राप्त होते हैं, इसलिए अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। और एक किस्सा हो गया कि मनुष्य जाति का, भारत के अंदर मनुष्य जाति का, भारतीय संदर्भों में मनुष्य जाति का प्राथमिक इतिहास कहीं से प्राप्त होता है तो वह कश्मीर से प्राप्त होता है। और कश्मीर की वादियों से निश्चित जो वैदिक संस्कृति है वह वैदिक संस्कृति ही समूलतः अखंड भारत की भारतीय संस्कृति है। भारत के को परिभाषित करने का, डिफाइन करने का क्लॉज डिफरेंस या डेफिनेशन कोई बन सकता है तो वो समाज जो भारत में उपजी हुई वेद और उसकी परंपराओं के आधार पर जीवन व्यवहार का निर्धारण करता है वह समाज ही भारतीय समाज है। इसके अतिरिक्त कोई क्लॉज डिफरेंस या डेफिनेशन, कोई जाति व्यवच्छेदक परिभाषा भारत की नहीं हो सकती है। यानी समग्र भारत के लिए क्लॉज डिफरेंस या डेफिनेशन पूरी दुनिया से अलग भारतीयता को समझने के लिए कोई परिभाषा निश्चित होती है तो उसका मूल कश्मीर के साथ स्वीकार होता है। उस कश्मीर के साथ जब सवाल उठता है कि भारत का है नहीं तो संपूर्ण भारत की अस्तित्व के साथ कि भारत नाम का भूखंड दुनिया में कोई स्वीकृत भूखंड है कि नहीं, ये सवाल खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, जिसको इंडियन विजडम जी ऑलस्टाइन इंडियन विजडम कहते हैं, विश्वतोन्मुखी जो भारतीय प्रतिभा है, भारतीय ज्ञान साधना है, उस विश्वतोन्मुखी भारतीय ज्ञान साधना का विचार करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक महत्व किस बात का था? तो भारत की जो लिटरेरी परंपरा थी, जो साहित्यिक परंपरा थी, उस साहित्यिक परंपरा का बहुत महत्व है। हमने ज्ञान को भी मनुष्य के द्वारा भाषा की अभिव्यक्ति के साधनों के रूप में स्वीकार किया था। वेद ज्ञान ऐसा कहते हैं और वेदत्रयी कहते हैं कि गद्य में बोल सकते हैं, पद्य में बोल सकते हैं, कविता करके बोल सकते हैं। इसलिए ये जो साम तीन ही ज्ञान के मूल सूत्र हैं, यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अभिव्यक्ति की, ज्ञान को अभिव्यक्तित करने, संप्रेषित करने के तीन ही रास्ते संभव है। यह तीनों के तीनों लिटरेरी ट्रेडिशन में ही अभिव्यक्त होते हैं। इस लिटरेरी ट्रेडिशन की एक और विशेषता है, यह विशेषता है कि मीटर्स पर आधारित है, ये छंदों पर आधारित है, उन्मुक्तता नहीं है। एक बड़ी साधना की परंपरा है। अर्थ जिस रूप में शब्द कहे जा रहे हैं, वाक्य कहे जा रहे हैं, उसी रूप में है। इसकी जो परंपरा है, यह परंपरा भारत के अंदर अगर ऐसे लिटरेरी क्रिटिक्स का, काव्य शास्त्रियों का, साहित्य शास्त्रियों का, संस्कृत विद्या के 4-5 हजार वर्षों के ज्ञान इतिहास की 30 की सूची, अभी साहित्य अकेडमी ने 30 की सूची तैयार की, इस मैं अपनी ओर से नहीं छोड़ रहा हूं, तो उस 30 की सूची में साहित्य अकेडमी के 19 वो है जो कश्मीर के हैं। मैं नाम गिनाना चाहूंगा, भरत,
भामह, वामन, उद्भट, संकुक, आनंदवर्धन, रुद्रभट्ट, मुकुल भट्ट, धनंजय, भट्टनायक, भट्टदोलट, अभिनव गुप्त, कुंतक, महिम भट्ट, क्षेमेंद्र, मम्मट, वाघभट्ट और विज्ञक। ये 20 इसमें थोड़ा भरत को लेकर के एक विवाद है कि भरत कश्मीर के थे कि नहीं थे, लेकिन भरत के नाट्य शास्त्र पर जो प्रमुख टीकाकार हैं जिनका अभिनव गुप्त ने चर्चा की थी, वो अभिनव गुप्त की उस चर्चा को आधार माने अपने पूर्ववर्ती 5 कश्मीर के लिटरेरी क्रिटिक्स को भरत के नाट्य शास्त्र के टीकाकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और उस कालखंड में भारत के अंदर कोई भी दूसरी नाट्य शास्त्र की टीका नहीं होती है। साथ यह भी माने जाने का कोई कारण नहीं है कि भरत कश्मीर के सिवाय कहीं और के थे। अब वो भरत दूसरे थे जिनकी कश्मीर में दुष्यंत से भेंट हुई थी और जिनके नाम पर भारत बना था, ऐसा तो किस्सा है। लेकिन यह भरत नाट्य शास्त्री भरत, महानाट्य भरत, शंकर के नाट्यावतार भरत भी कश्मीर के हैं, इसके लिटरेरी एविडेंसेस हैं। इसमें भरत को ही साहित्य अकेडमी ने नहीं स्वीकार किया कि बहुत डिबेट है। संपूर्ण की संपूर्ण साहित्यिक परंपरा, यदि कश्मीर के इन 20 काव्य शास्त्रियों, साहित्य शास्त्रियों को निकाल दिया जाए कि यह भारत के नहीं है, तो 2/3 संस्कृत साहित्य भारत के बजाय अभारतीय हो जाता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीरियत, कश्मीर की पहचान, कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर की आइडेंटिटी, इस प्रकार के जो शब्द प्रचलन में है, ये शब्द किस प्रकार से संपूर्ण भारत के लिए खतरनाक है, इसको समझने की हर अध्येता को आवश्यकता है कि सिर्फ कश्मीर की आइडेंटिटी को अलग करने, कश्मीरियत को अलग करने, इस सवाल पर अलग करने के नाते कि कुछ स्पेशल प्रोविजन कश्मीर के साथ थे, तो मैं कह रहा हूं स्पेशल प्रोविजन कश्मीर के साथ जो हमारा अनादि इतिहास है, उस अनादि इतिहास में लगातार रहा है बुद्ध धर्मी लोगों को स्पेशल प्रोविजन देने की हमारी एक परंपरा रही है। इंटेलेक्चुअल्स को स्पेशल प्रोविजन देने की हमारी जो परंपरा रही है, उसके बाद में दैट इज नॉट स्पेशल प्रोविजियो फॉर पॉलिटिक्स। और उस रूप में यदि कश्मीर की परंपरा को संरक्षण करने की बात होती है तो किसी के लिए आपत्ति की बात नहीं, क्योंकि कश्मीर की परंपरा भारतीय परंपरा है। लेकिन कश्मीरियत जो 13वीं शताब्दी के बाद की कश्मीरियत है और जो 1846 में आकर के जिस कश्मीरियत का अंत हो जाता है और फिर जो 1935 के बाद कश्मीरियत का उभार आता है, जो सिर्फ घाटी के अंदर आता है, वो कश्मीर की मूल परंपरा नहीं है, वो आक्रमणकारी परंपरा है, वो भारत विरोधी परंपरा है। उसका संपूर्ण और संपूर्ण चरित्र भारत की प्रभुसत्ता, भारत मां के गौरव, भारत की सांस्कृतिक परंपरा और भारत की विद्या परंपरा के विरुद्ध रहा है। मैं इसको प्रतिपादित करने के लिए अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि इसी भूमि के अमीर खुसरो भी हुए हैं। अमीर खुसरो जैसी प्रतिभा मेरे अंदर है नहीं। ऐसा सबको मालूम है कि अमीर खुसरो को एक बार कहा कि जरा सा प्यास लगी, कुएं पर गए और इसी क्षेत्र में कहीं घूम रहे होंगे, मेरठ के आसपास हो सकते हैं, थोड़ा दूर हो सकते हैं, और महिलाओं ने कहा नहीं पहचान लिया, कहा कि पहले कविता सुनेंगे। एक ने कहा ढोलक पर, एक ने कहा कुत्ते पर, एक ने कहा खीर पर और एक ने कहा चरखे पर। प्यास लगी थी कवि को, उसने कहा सब पर कविता सुनाते हुए तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। जो कहा चरखा खीर बताई, बनाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। उस अमीर खुसरो सी प्रतिभा अगर मेरे में होती तो इस बिल्कुल साहित्य को मैं 2-4 वाक्यों में समेटने की कोशिश करता, लेकिन वो प्रतिभा नहीं है। इस नाते मैं कुछ और चीजें आप सामने प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा, जिससे हम सब जो है समय से अपनी बात को समाप्त कर सके। इसके अतिरिक्त दूसरी परंपरा, एक भारत के विज्ञान और तकनीक का प्रश्न आएगा। ठीक है, बड़े साहित्यकार थे, बड़े नाट्यधर्मी थे संस्कृति के क्षेत्र में, तो अब भी कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। नाचना, गाना, बजाना, विभिन्न प्रकार की लोक नृत्य की परंपराएं, लोक कला की परंपराएं, ये तो अभी भी हैं। ये तो कश्मीर का स्वभाव है।
दुनिया जिनसे चलती है वो चीजें क्या है भाई? कुछ हेल्थ साइंस में किया, कुछ एजुकेशन की फील्ड में किया, कुछ स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में किया, कुछ पॉलिटी के फील्ड में किया। अगर कश्मीर को इस दृष्टि से देखा जाए तो कश्मीर का भारतीय संदर्भों में सही मूल्यांकन हो सकेगा तो मैं दो और चीजें कहना चाहूंगा। परंपरा यह मानती है कि चिकित्सा शास्त्र के अत्यंत प्रखर मेधावी ऋषि, दो परंपरा है, एक दिवोदास और चरक को एक मानती है और एक चरक को मानती है कि वो कश्मीर के हैं। अब दिवोदास को दो नाम रखने की क्या आवश्यकता थी? आयुर्वेद की परंपरा में दिवोदास धन्वंतरी के अवतार हैं और दिवोदास ने अपने 8 शिष्यों को चिकित्सा के 8 क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान किया, जिसमें चरक को, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा और जिसको मेडिसिन कहते हैं काया चिकित्सा, इसका ज्ञान दिया था सुश्रुत और चरक। ये दोनों कश्मीर के हैं। फिर मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि सुश्रुत संहिता की चर्चा करें। चरक को लेकर के तो परंपरा मानती ही है, सुश्रुत संहिता को लेकर के परंपरा नहीं मानती कि सुश्रुत संहिताकार सुश्रुत चरक जो है वह कश्मीर के हैं, लेकिन उसकी 2 ही टीकाएं मिलती है, प्रामाणिक 2 ही टीकाएं मिलती है। एक डल्हड़ के द्वारा किया हुआ और एक बिल्हड़ के द्वारा किया हुआ। डल्हड़ और बिल्हड़ दोनों ही कश्मीरी हैं। आखिर अन्य प्रामाणिक टीकाएं क्यों नहीं मिलती हैं? दूसरा और अंतिम बात, कुमार जीव का नाम हम सारे लोगों ने सुना होगा। कुमार जीव वो थे जिन्होंने चीन के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कुमार जीव चिकित्सा शास्त्र के निष्णात व्यक्तित्व थे। कुमार जीव की शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा थी। उस कुमार जीव का अध्ययन अध्यापन कश्मीर में हुआ था। सिर्फ चिकित्सा शास्त्र का ही नहीं, बौद्ध शास्त्रों का भी कुमार जीव ने अध्ययन कश्मीर में किया था और बाद में करके चीनी भाषा में नागार्जुन की प्रज्ञा पारमिता, स्तोत्र और अन्य 3 ग्रंथों का दार्शनिकों ने कहते मैं चर्चा नहीं करूंगा, उनका अनुवाद किया, जो चीनी भाषा में बौद्ध दर्शन का प्रथम अनुवाद है। अर्थात कश्मीर उस समय, यह 3री-4ठी शताब्दी में भी विद्या की दृष्टि से भी भारत का केंद्र था, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आया करते थे। इसके रिकॉर्ड सिर्फ भारतीय साहित्य में ही नहीं, पूरे दुनिया के लिटरेचर में प्राप्त होते हैं। मैंने संकेत मात्र में 2 चीजों की बातें की कि एक तो चिकित्सा शास्त्र का वो क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, प्रोफेशनल एजुकेशन की दृष्टि से भारत की विशिष्टता इस क्षेत्र में रही है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जिसका गौरव हम करते हैं, उस दृष्टियों से भी कश्मीर वह केंद्र रहा है जहां पर यह विकसित हुई। अब कोई कह सकता है कि सुश्रुत संहिताकार जो है वह कश्मीर का ही था, ये कैसे सिद्ध करेंगे? एक कारण तो था और कुछ बताता हूं। एक जलौका चिकित्सा विधि है, यानी लीच से, जोंक से दूषित रक्त को मनुष्य की शिराओं से निकाल करके दर्द चिकित्सा, दर्द निवारण के लिए जो पद्धति बताई है, उसमें श्रेष्ठतम जलौका, द बेस्ट लीच कहां से मिलेगी? तो कहा वह जो हिमनद में लीच पाई जाती है, ग्लेशियर्स में जो लीच पाई जाती है, वह लीच श्रेष्ठतम है, क्योंकि उसके अंदर विष नहीं होता है। ग्लेशियर में को न देखा होता सुश्रुत ने, तो ग्लेशियर के अंदर लीच पाई जाती है,
यह बात लिखा जाना संभव था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पूरे चिकित्सा विज्ञान में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों की चर्चा की है जो कश्मीर की जागृति से, यानी जब मैं कश्मीर कहता हूं तो संपूर्ण भारत का मुखमंडल जो शीर्ष है, जिसको बाद में बलाटिस्तान, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर इन नामों से बांट करके हमने पॉलिटिकली देखा था, वो संपूर्ण का संपूर्ण हिस्सा जो हिमालय की उपत्यकाओं से बना हुआ है, वो संपूर्णतः कश्मीर रहा है भारत के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, जिसका केंद्र वो वैली, वो घाटी जो आज समस्याओं के रूप में देखी जाती है, जिसके कारण से कश्मीर जो हमारी समस्त समस्याओं के समाधान का रास्ता था, समाधान का केंद्र था, आज खुद उसमें एक समस्या है। हम बार बार कहते हैं कश्मीर इज अ प्रॉब्लम, कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर इज नॉट प्रॉब्लम बट कश्मीर इज द आंसर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। और ये क्यों है? तो दूसरे हिस्से पर आता हूं, वो है फिलोसफी। भारतीयता की बात करते हैं, भारत के गौरव की बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो हम दो चीजों की चर्चा करते हैं। एक तो आध्यात्मिकता प्रधान संस्कृति है, दार्शनिक संस्कृति है, बौद्धिक विवेचन के द्वारा उपासना पंथों को स्वीकार करने वाली संस्कृति है, और दूसरा यहाँ दर्शन और योग का गहन संबंध है। योग और दर्शन अविनाभाव से यहाँ विकसित होते हैं। कोई दार्शनिक परंपरा ऐसी नहीं है जो योग को स्वीकार न करती हो, और इस दृष्टि से सबसे महनीय कोई स्थान रहा है भारत के इतिहास के अंदर तो वो कश्मीर रहा है। मैं ये इसलिए कहना चाहूंगा, भारत के अंदर जब दर्शन की चर्चा होती है तो हम कहते हैं हमारा दर्शन अद्वैत का दर्शन है, हमारा दर्शन जगत के मिथ्यात्व और एक ही आत्मा की सत्यता और एक ही आत्मा के सर्वत्र विस्तार को देखने वाला दर्शन है। इस दर्शन के प्रतिष्ठापक शंकराचार्य को भी इस दार्शनिक दृष्टि के लिए मान्यता कब प्राप्त होती है? जब शारदा पीठ पर, सर्वज्ञ पीठ पर शंकराचार्य आदि शंकर का अभिषेक होता है। आज दुर्भाग्य है कि भारत की ज्ञान परंपरा की मुहर जहां लगा करती थी वह शारदा पीठ, वह सर्वज्ञ पीठ पीओजेके में है। उस पीठ की महत्वपूर्ण परंपरा रही है। उस पीठ को ही केंद्रित करके यदि भारत का इतिहास लिखा जाए, और दूसरा व्यक्ति जो दिखाई देता है शंकराचार्य के बाद, जो सर्वज्ञ पीठ पर पीठाधिपति के रूप में स्थापित किया गया था, वह अभिनव गुप्त है। अभिनव गुप्त की विशिष्टता क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि भारत के इतिहास को, सांस्कृतिक इतिहास को, भारत के आध्यात्मिक इतिहास को अगर लगातार लिखना हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना हो, तो उसके लिए कोई एक मिडिल पॉइंट बनेगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनेगा, तो बनेगा बिफोर अभिनव गुप्त एंड आफ्टर अभिनव गुप्त। संपूर्ण भारतीय परंपरा में अभिनव गुप्त के बाद अभिनव गुप्त का प्रभाव चारों तरफ दिखाई देता है। तो अभिनव गुप्त में कश्मीर की जो विशाल परंपरा है, कश्मीर की जो संपूर्ण दार्शनिक परंपरा है, जो कश्मीर में कश्यप से होते हुए, दुर्वासा से होते हुए, त्रयंबक से होते हुए, वसुगुप्त, सोमानंद, उत्पल देव, लक्ष्मण गुप्त के माध्यम से अभिनव गुप्त में अभिव्यंजित होती है, उसका प्रभाव संपूर्ण भारत के योग एवं दर्शन पर प्राप्त होता है। अर्थात कश्मीर को समझना इसलिए भी आवश्यक है कि भारत की मूल परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत की योग परंपरा, भारत की साधना परंपरा, भारत की उपासना परंपरा, इन सबको ठीक ढंग से कहीं समझा जा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के द्वारा समझा जा सकता है। और सामान्य तो प्रयोग होता है कि भारत के अंदर दर्शनों के नाम, दर्शनों के नाम उनके कैरेक्टर के आधार पर, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत,
विचार सामग्री के आधार पर है। सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य कौन? संख्य मतलब संख्या, उचित ज्ञान यानी ज्ञान मार्ग की जो धारा है वो सांख्य है। जो मनुष्य की चेतना को लोकोत्तर चेतना के साथ जोड़ती है वो योग है। जो एक ही आत्मा का सर्वत्र दर्शन करती है वो अद्वैत है। जो एक ही आत्मा को विशिष्ट होते हुए एक ही ईश्वर को विशेषणों के साथ अभिव्यक्त होते हुए संपूर्ण जगत में देखती है वो विशिष्ट अद्वैत है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भारत के अंदर सिर्फ एक दर्शन ऐसा है जिस दर्शन के साथ उसके विशेषण के आधार पर समझा तो गया है, लेकिन विशेषण के आधार पर समझे रहते हैं तो कई धाराएं निकलती हैं। लेकिन भौगोलिक जुरिडिक्शन में जिसको समझा गया है, जिसको भौगोलिक आधार पर समझा गया है, वह कश्मीर की भूमि में प्रकट हुआ शैव दर्शन है, जिसको काश्मीर दर्शन, काश्मीर शैव दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये कश्मीर की वह विशिष्टता है। ये विशिष्टता क्यों? कि पूरे देश में अद्वैत वेदांत का दर्शन जब स्वीकार कर लिया गया, अद्वैत वेदांत के दर्शन के कारण से क्या हुआ कि नैष्कर्म की सिद्धि, कर्म मत करो, कर्म से संन्यास ले लो, जगत से संन्यास ले लो, ये जगत मिथ्या है, इस मिथ्या जगत से कुछ भी नहीं होने वाला है, इस नाते जंगलों में चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ, साधना करो। इस प्रकार से जब अकर्मण्यता का बोलबाला होने लगा तो अभिनव गुप्त ने अद्वैतवाद का नया स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसे अद्वैतवाद के रूप में कहा कि अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने के नाते ये जगत भी उतना ही सत्य है। जगत का तिरस्कार करके अद्वैत की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। इस जगत का समुचित सेवन करते हुए, इस जगत में उचित कर्मों को करते हुए, इस जगत में सिद्धांतता सभी धर्मों का पालन करते हुए जो जीवन प्रणाली हम विकसित करेंगे वही अद्वैत की वास्तविक जीवन प्रणाली होगी। और उस अद्वैतवादी दृष्टि के कारण से संपूर्ण भारत में परिवर्तन हुआ था, और उस परिवर्तन का परिणाम था कि अकर्मण्यता से मुक्ति का सिद्धांत जो बाद के देश के सभी संतों की वाणियों में गूंजता है, जो सभी संतों के द्वारा जागरण के रूप में भारत भर के अंदर दिखाई देता है, वो समर्थ राम गुरुदास में भी दिखाई देता है, वो तुलसीदास में भी दिखाई देता है। बाद की पूरी जो परंपरा है जिसने आतताइयों से युद्ध के जागरण की परंपरा शुरू की थी, वह अद्वैतवाद के उस सिद्धांत के अनुप्राणित होकर के अद्वैतवाद का सिद्धांत, अभिनव गुप्त का सिद्धांत आखिर इतना प्रभावी क्यों हुआ? तो इसकी विशेषता जब हम कहते हैं भारतीय संस्कृति समन्वय की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति संश्लेषण की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति सात्वीकरण की संस्कृति है, तो अभिनव गुप्त ने उस काल में प्रसिद्ध शैव दर्शन के 2-3 प्रकार थे। द्वैताद्वैत शैव दर्शन था, शुद्धाद्वैत शैव दर्शन था, अद्वैत शैव दर्शन था, उसके बहुत सारे नाम थे। इसके अतिरिक्त शक्ति उपासक कौलों का सिद्धांत था, कापालिकों का सिद्धांत था, योग मार्गानुयायी क्रमवादियों का सिद्धांत था। इन सबका समन्वय करते हुए एक सिद्धांत, एक अद्वैतवादी शैव दर्शन, और उस शैव दर्शन में शक्ति और शिव के सामरस्य के द्वारा, शक्ति और शिव के बैलेंस के द्वारा, शक्ति के बिना शिव शव है, कर्म के बिना ज्ञान रीता है। पश्चिम इमैनुअल कांट कहता है कॉन्सेप्ट्स आर एम्प्टी विदाउट परसेप्शन, परसेप्ट्स आर ब्लाइंड विदाउट कॉन्सेप्ट। औद्योगिक क्रांति हो जाती है, औद्योगिक क्रांति के दस्तावेज के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। और शिव और शक्ति, चेतना और क्रिया, ज्ञान और क्रिया के सामरस्य का सिद्धांत दुनिया में प्रथम बार प्रस्तुत करने वाले अभिनव गुप्त को भारत में साजिशन बुलाया जाता है, क्योंकि कश्मीर इज अ प्रॉब्लम, इसको जिंदा रखना। बट कश्मीर इज answer of all problems of contemporary age.
समकालीन समाज की, समकालीन जीवन की समस्याओं का कोई समाधान दिखता है तो वह अभिनव गुप्त के रूप में दिखता है। अभिनव गुप्त की परवर्ती जो संश्लेषणात्मक समन्वयवादी परंपरा है उस रूप में दिखता है। इस प्रकार हम सब एक सूचना के ही तौर पर दे रहा हूं, संयोग ये है कि यह वर्ष अभिनव गुप्त का सहस्त्राब्दी वर्ष है। अभिनव गुप्त के शिव सायुज्य प्राप्त हुए कश्मीर की जो परंपरा मानती है, भैरव गुफा में अपने शिष्यों के साथ समाधि लेने की, शिव में लीन होने की, शिवों में होने की का जो वर्ष है वो 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण वर्ष में जब हम कश्मीर पर विमर्श कर रहे हैं, नव विमर्श कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि डिस्कोर्स बदलना चाहिए। अब ये डिस्कोर्स कैसे बदलेगा? अगर डिस्कोर्स 1846 से लेकर के और 1999 तक हुए लीगल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही चलेगा, तो लीगल डॉक्यूमेंट से सारे अकॉर्ड, सारे एग्रीमेंट्स, ये सब के सब दोनों पक्षों की मान्यता पर निर्भर करते हैं, दो राज सत्ताओं की मान्यता पर निर्भर करते हैं। बड़ी चर्चा हुई है विधि के क्षेत्र में भी, कम से कम 200-300 ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय दिखाई देंगे जिन पर निर्णय किया उन्होंने राई रत्ती पालन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय की एक नैतिक बाध्यता बनती है, लेकिन नैतिक बाध्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति के और किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व को समाप्त करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ को प्राप्त नहीं होता है। सवाल इस बात का है, कश्मीर को लेकर के जिस प्रकार का एकात्म का भाव देश के अंदर विकसित होना चाहिए था, कश्मीर भारत का उसी प्रकार से अभिन्न भाग है जिस प्रकार से काशी और मथुरा है, जिस प्रकार से अयोध्या है, जिस प्रकार से कांची है, जिस प्रकार से अवंतिका है, उसी प्रकार शंकराचार्य की चोटियां भी भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती रहेगी। इनके बिना भारत मां की का मुखमंडल गौरी शंकर की चोटियों के बिना विदीर्ण है, बदसूरत है, बदसूरत मां को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए भारत की धर्म परंपरा, भारत की संस्कृति परंपरा, भारत की दर्शन परंपरा, इस संपूर्ण परंपराओं का विधिवत अध्ययन करते हुए, इनको आत्मसात करते हुए, ये कश्मीर के नहीं, ये कश्मीर के व्याज से संपूर्ण भारत के हैं। ये कश्मीरी पंडितों का दर्शन नहीं है, यह पंडितों का दर्शन है। ये पंडितों का दर्शन है, यानी जो आर्गुमेंटेटिव इंडियंस की परंपरा है, तो बुद्धि धर्मी भारतीयों की परंपरा है, जो ज्ञान और विज्ञान का पूरी दुनिया से स्वागत करते हुए उसमें विशिष्ट कुछ जोड़ करके देने वाली परंपरा है। उस पूरी परंपरा का जो मेन स्ट्रीम है भारत की, जो मुख्य धारा है भारत की, जो बुद्धि धर्मी भारत की मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा को समझना हो तो भारत के अन्य किसी हिस्से से नहीं समझा जा सकता है। वैसे भी बुद्धि को बिना मस्तक के नहीं समझा जा सकता है। भारत मां का मस्तक है कश्मीर। जब कश्मीर के सवाल को हम प्रॉब्लम करते हैं तो हम अपनी इस देश की पूरी परंपरा को मेंटली अपसेट बनाते हैं, भारत मां को विक्षिप्त करने की कोशिश करते हैं, घोषित करते हैं। और इस प्रकार की कोशिशों से बचने की जिम्मेदारी हर बुद्धिधर्मी व्यक्ति की है, हर समझदार व्यक्ति की है, क्योंकि शब्दों के युद्ध से दुनिया जीतती है, दुनिया हारती है। हथियारों की लड़ाई का अंत टेबल पर होता है। भारत ने इसका बहुत दुर्भाग्य झेला है। इस नाते भारत के अंदर जो कश्मीर का इतिहास प्राप्त होता है और पाकिस्तान के अंदर भी जो कश्मीर का इतिहास प्राप्त होता है, वो 14वीं शताब्दी से शुरू होता है। वो आक्रमण के बाद शुरू होता है। वो जबरदस्ती कश्मीर के राज्य सत्ता को अपदस्थ करने के साथ शुरू होता है और कहा जाता है 1846 की संधि को रद्द कर दो, क्योंकि 1846 के बाद कश्मीर एक नया रूपांतरण ग्रहण करता है, पुराने कश्मीर के रास्ते की ओर लौटते हुए देखता था। इस नाते 1846 के पूर्व के कश्मीर
और 13वीं शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी के बीच का ही कश्मीर वास्तविक कश्मीर है। और कश्मीरियत के नाते वहां की मूल धारा क्या है? तो सिखी उसकी सूफीज्म उसकी मूल धारा है, सर्वधर्म समन्वय उसकी मूल धारा है, राम और रहीम एक ही है उसकी मूल धारा है। ये बताया जाता है राम और एक ही है, युक्त के आधार पर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कश्मीर की मूल धारा शैव धारा है, कश्मीर की मूल धारा शिव शक्ति सामरस्य की धारा है, कश्मीर की धारा स्त्रियों के सम्मान की धारा है, कश्मीर की धारा समता की धारा है, कश्मीर की धारा इस देश में जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, संप्रदाय नहीं है, सभी ईश्वर की अभिव्यक्तियां हैं, इसकी मूल धारा है। और इसी बात को अभिनव गुप्त के शब्दों में अभिनव भारती से लेकर के मैं इसको उद्धरित करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, जिससे हम सबको आपस में चर्चा के लिए कुछ अवसर प्राप्त हो सके। वह यह कि अभिनव भारती के अंत में, अभिनव भारती साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है, भारत के नाट्य शास्त्र पर टीका, लेकिन उसके अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात अभिनव गुप्त ने कही थी। वो महत्वपूर्ण बात शायद आज भी हम सबके लिए, यदि मुझे नोट है तो मैं उसके मूल संस्कृत को पढ़ना चाहूंगा। हाँ, कहा तत्वज्ञानी नाम सर्वेश्वाश्रमेषु मुक्तिम। जो तत्वज्ञानी हैं, जो तत्व को जानते हैं, उनको तत्वज्ञानी नाम सर्वेषु आश्रमेषु वर्णेषु मुक्ति। तत्वज्ञानियों को सभी आश्रमों और वर्णों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न नहीं है कि उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, और प्रश्न नहीं है कि उसने शूद्र के घर में लिया है, दलित के घर में, वंचित वर्ग में जन्म लिया है। प्रश्न नहीं है कि वह गृहस्थ है या सन्यासी है। यदि उसे तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान क्या है? वास्तविकता को, यथार्थ को जानना, जो सत्य है उस सत्य का अवबोध करना, और जो अवबोधित सत्य है उस अवबोधित सत्य को दूसरों के समक्ष प्रकट करके उसे अभिव्यक्त करना, अभिव्यंजित करना, मैनिफेस्ट करना, यही तत्व ज्ञान है। सिर्फ समझ करके मौन रहना भी तत्व ज्ञान नहीं है, और बिना समझे बोलना भी तत्व ज्ञान नहीं है। जो तत्व ज्ञानी है वो प्रश्न ही नहीं इस बात का कि वो ब्राह्मण है कि शूद्र है, वो ब्रह्मचारी है कि वो गृहस्थ है कि वो सन्यासी है, इसका प्रश्न ही नहीं है। सबको मुक्ति प्राप्त होगी। रास्ता क्या होगा? दूसरा एक सवाल होता है, वो शैवों की परंपरा है, अद्वैतवादी शैवों की परंपरा, वो दक्षिण के शैव की परंपरा नहीं है। और ये जो शेष आर्यावर्त का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र किसका है? ये तो पुराणों के आधार पर, वैष्णव परंपरा के आधार पर, मनुस्मृति और बाद की स्मृतियों के आधार पर विकसित हुआ है। इस नाते इन दोनों परंपराओं के बीच कोई समानता नहीं है। कश्मीर की अलग विशिष्टता है, कश्मीर को शेष भारत से अलग समझे जाने की जरूरत है। इसके संबंध में भी कोई उत्तर किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकता है कि कश्मीर की परंपरा भारत की मूल परंपरा है, और स्मृतियों के व्याख्यान के पूर्व की परंपरा है, स्मृतियों की टीकाओं के पूर्व की परंपरा है। वह हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू होने का, भारतीय होने का, वेद मतानुयायी होने का जो प्रमाण है, वो प्रमाण क्या है? ऋणत्रय की अवधारणा में विश्वास करना। प्रत्येक मनुष्य कुछ ऋणों के साथ जन्म लेता है, और उन ऋणों की पूर्ति करना ही मुक्ति है। मनुस्मृतिकार इसको होता है ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनो मोक्षं निवेशे। 3 ऋणों को अगर आपने पूरा कर लिया तब मोक्ष का चिंतन करो। इसी बात को अभिनव गुप्त भी कहते हैं। देवार्चन रतस्तत्त्वज्ञान निष्ठो अतिथि प्रिय श्राद्धं कृत्वा तदद्रव्यं गृहस्थ अपि
बहुत गृहस्थ में मुक्त हो जाता है, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। न तो कर्म संन्यास लेनी है, न गेरुआ पहनना है। दोनों ही काम नहीं कर रहे। करना क्या है? जिम्मेदारी की है। देवार्चन रतः, देवार्चन में लगा हुआ है, देव ऋण की पूर्ति का उपक्रम कर रहा है। तत्व ज्ञान निष्ठ हो, और तत्व ज्ञान निष्ठ है। तत्व ज्ञान निष्ठता यानी स्वाध्याय प्रवचनेभ्याम मा प्रमदितव्यः। स्वाध्याय करना और स्वाध्याय का प्रवचन करना, इसमें आलस्य न करना ही जो है वह तत्व ज्ञान है। समझना, जानना और जो जाना है उसे बताना, यही ऋषि ऋण है। यही ऋषि ऋण से मुक्ति है। यही आचार्य ऋण से मुक्ति का उपक्रम है। श्राद्धम कृत्वा द्रव्यम, और श्राद्ध करके अपने पितरों को उसके प्रति श्रद्धा को समर्पित करते हुए तदत द्रव्यम, जो दान देता है, ऐसा गृहस्थी भी तो हो जाता है। साथ में एक और बात जोड़ी जाती है, प्रिय बाद में महाभारत काल ने इसे नृण के रूप में, चौथे ऋण के रूप में स्वीकार किया था कि मनुष्य मात्र का हमारे ऊपर ऋण है। इस मनुष्य मात्र के ऋण से मुक्ति का जो उपक्रम है, वही मनुष्य की मुक्ति का उपक्रम है। इस प्रकार से देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण सहित मनुष्य मात्र के ऋण से मुक्ति के उपक्रम में लगा हुआ किसी भी वर्ण और किसी भी जाति का होगा, किसी भी आश्रम में होगा, उसे मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति क्या है? मुक्ति और कुछ नहीं है, संपूर्ण स्वतंत्रता है। आनंद की स्वतंत्रता, आह्लाद की स्वतंत्रता, बंधनों से मुक्ति ही मुक्ति है। जब हम बंधा हुआ महसूस करते हैं कश्मीर सा लोगों के प्रश्नों के दायरे में, तो हम बंधन में है। कश्मीर आज भी बंधन में है। कश्मीर आज भी आजादी की छटपटाहट चाह रहा है। जहां से भारत भर में मनुष्य मात्र की मुक्ति का उद्घोष हुआ था, वहां बंधनों की चर्चा हो रही है और बंधनों की आजादी की मांग भी खड़ी की जा रही है। एंग्विश फ्रीडम की बात की जा रही है, संत्रस्त स्वतंत्रता की बात की जा रही है। भारत में एंग्विश फ्रीडम के विरोध की परंपरा रही है। जो वो फ्रीडम दिख रही है, ये फ्रीडम नहीं है। भारत में आजादी, भारत से आजादी, ये शब्द चर्चा में चला गया है। भारत में आजादी का मतलब आजादी है, मुक्ति है, बंधनों से मुक्ति है, मानसिक बंधनों से मुक्ति है, आधिदैविक बंधनों से मुक्ति है, आध्यात्मिक बंधनों से मुक्ति है, सामाजिक बंधनों से मुक्ति है। और इस मुक्ति की परंपरा का शास्त्रीय संदर्भ, दार्शनिक संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ, वास्तविक संदर्भ कहीं से प्राप्त होता है तो कश्मीर में कश्यप से शुरू हुई अभिनव उत्तमे उत्कर्ष को प्राप्त हुई जो भारतीय परंपरा है, काश्मीर दर्शन की परंपरा है, काश्मीर की जीवन दृष्टि की परंपरा है, उसमें प्राप्त होती है। इसी शब्दों के साथ हम सब के बीच चर्चा का समय है। लोग और भी कुछ चीजों के बोलने का है, लेकिन उन सबका संवरण करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त। धन्यवाद प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी। आपने किसी कश्यप से प्रारंभ करके कश्मीर का साहित्य, संस्कृति, दर्शन, लिपि, इतिहास में राजतरंगिणी को छूते हुए सभी विषयों पर प्रकाश डाला। मैं प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करने के लिए डॉक्टर अपर्णा वत्स आरजी कॉलेज मेरठ को आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर अपर्णा वत्स जी से निवेदन है कि कृपया मंच के पास आ जाएं।
गया, उससे हमारे मनोमस्तिष्क में अनेक प्रश्न पैदा हुए होंगे। प्रतिदिन की भांति प्रश्न आमंत्रित हैं प्रोफेसर शुक्ल के वक्तव्य से संबंधित प्रश्नोत्तर सेशन के लिए। सर, आज से कुछ साल पहले जो फारूक अब्दुल्ला के फादर है शेख अब्दुल्ला, उन्होंने पंजाब से कुछ परिवार लिए, वाल्मीकि परिवार, जो कश्मीर में सफाई के लिए जरूरत थी। और वो जो परिवार थे 50 परिवार थे, आज उनके परिवार 300-400 परिवार हो गए। आज भी वो सफाई कर रहे हैं। जब बात चलती है कश्मीर की, भारत से आजादी की या भारत में आजादी की, या बात चलती है कश्मीरी पंडितों की, बात तो सबकी उठनी चाहिए। लेकिन कश्मीरी पंडित या कोई भी विद्वान आदमी, इंटेलेक्चुअल, वो अपनी बात तो उठा देते हैं, तो बात छोटी हो जाती है। और जहां तक बात मस्तक की है कश्मीर की, कश्मीर मस्तक है और वो मस्तक हमारा विवादित हो रहा है। तक्षशिला भी मस्तक है, वो पाकिस्तान में चला गया, कंधे हमारे कराची में, वो वहां चले गए। यथार्थवाद में रहकर इस समस्या का समाधान कैसे है, इस यथार्थ अप्रोच को ध्यान में रखते हुए और प्रैग्मैटिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए सर इसका थोड़ा सा पता। इस पूरी समस्या का कारण प्रैग्मैटिकल अप्रोच ही है। Whenever we try to solve the Kashmir problem with a pragmatical standpoint, then always politics prevail. कश्मीर की समस्या वास्तव में अर्थक क्रियावादी समस्या है क्या? कश्मीर कोई वस्तु है क्या? ये महत्वपूर्ण बात है कि कश्मीर के साथ अच्छे या बुरे दोनों ही संदर्भों में कश्मीर का लगभग 800 वर्षों का इतिहास एक भूखंड के वस्तु विनिमय का इतिहास है। कश्मीर मनुष्यों की भूमि नहीं है क्या? कश्मीर कोई खेत है जिसका क्रय विक्रय होगा? इन प्रश्नों पर विचार किए बिना जब हम प्रैग्मैटिकल अप्रोच में चलते हैं, तो सुबह के सत्र में भी जो चर्चा हो रही थी कि फिर वो डिप्लोमेसी होती है, और ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिप्लोमेसी ऑलवेज क्रिएट सम टाइप ऑफ मिथ्स। कुछ मिथ बनाते हैं और उन मिथों के आधार पर, हटिंगटन के शब्दों का प्रयोग करें तो कहेंगे कि फॉल्ट लाइन क्रिएट करते हैं, और उस फॉल्ट लाइन क्रिएशन के बाद एक नए किस्म के युद्ध का निर्माण करते हैं। कश्मीर की समस्या का समाधान सिवाय इसके कोई भी नहीं है कि कश्मीर की समस्या, कश्मीर की कोई कश्मीर की समस्या नहीं है, वो राजनीति की समस्या है। वो कश्मीर की समस्या नहीं, वो भारत की समस्या है। इस रूप में बात आती है क्या पूरे देश के अंदर कि दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, बट दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर नेशन। जब तक इस किस्म का वातावरण समझ पूरे देश के अंदर नहीं बनता है कि कश्मीर की सीमाओं पर जो समस्या है वह भारत की सीमाओं की समस्या है, इसलिए संपूर्ण भारत की समस्या है, तब तक प्रैग्मैटिकल अप्रोच में हुए दुनिया में सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान के राजनैतिक प्रयोग, चाहे वो यूगोस्लाविया का एकीकरण हो, चाहे जर्मनी का विभाजन हो, जो कुछ भी प्रैग्मैटिकल आधार पर हुआ है वह प्रैग्मैटिकल आधार पर हुए समस्त समाधान
अंततः दुनिया भर में बदल जाते हैं। एक और उदाहरण के साथ बात को खत्म करूंगा। दरअसल हमको लगता है कि जब हम अपनी पुरानी परंपराओं को, सिर्फ कश्मीर के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण की हम पुराना गाने के विश्वस्त हैं। मनुष्य का स्वभाव है, he always want to back their basics। मनुष्य अपने मूल की ओर लौटना ही चाहता है, और सिर्फ हम नहीं लौटना चाहते हैं। इसीलिए जानबूझ के मैंने हंटिंगटन की चर्चा भी की थी। हंटिंगटन एक रणनीतिकार है, पॉलिटिशियन है, रणनीतिकार है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम पर उसने दुनिया भर के पॉलिटी को नए दृष्टियों से देखने की, संस्कृतियों को पहले सभ्यता बना दिया और फिर उन सभ्यताओं का युद्ध करा दिया, और कुछ दिनों बाद, उसके ग्रंथ के बाद, दुनिया में इनका युद्ध वास्तविक रूप से दिखाई देने लगा। एक तरफ से जिहाद होता है तो दूसरी तरफ से क्रूसेड होता है। उसने 2004 में एक नई किताब लिखी, हु आर वी, यूएसए की नेशनहुड को, उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने की किताब है। क्योंकि उसके पहले अमेरिकन क्या मानते थे, हमारा तो ये 400 वर्षों का इतिहास, 200 वर्षों का इतिहास है, 250 वर्षों का। हम एक डेमोक्रेटिक सेकुलर नेशन है, हमारी फिलोसफी प्रैग्मेटिक है, जॉन डीवी हमारा पहला फिलोसोफर वगैरह। लेकिन उनको वास्तविकता का पता था कि दुनिया की दौड़ में आने के लिए सभ्यताएं किसी किस्म का राजनीतिक समझौता कर लेती हैं, और 50 अमेरिकी राज्यों ने मिलकर के, उत्तर अमेरिकी राज्यों ने मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण तो किया, लेकिन अगर उनकी आकांक्षाएं एक नहीं होगी, एम एंड एम्बिशन एक नहीं होगा, तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। और जब जिहाद की घोषणा हो गई एक तरफ से, और दूसरी तरफ क्रूसिफाइड करने के लिए, लोगों को धोने के लिए लोगों को तैयार होने की बात कही गई, उन्होंने जिहाद शुरू किया, तो हम क्रूसेड करेंगे। ये जॉर्ज बुश सेकंड का स्टेटमेंट है अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद पहला रिएक्शन, तो उनको अपने पीछे लौटने की आवश्यकता थी। इस नाते वो किताब आती है जिसने कहा, जिसको वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में उस हंटिंगटन ने वहां कहा कि नाउ आई वांट टू डिफाइन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद देयर कल्चरल रूलिंग, एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग but Anglo-Saxon Protestant culture is the Western culture, and American culture, American identity is nothing but Anglo-Saxon Protestant identity. This is the reality. इस नाते हम सारे लोगों को ये प्रॉब्लमेटिकल, ये मेटरलिस्टिक, ये स्पिरिचुअल दुनिया को ढकने के लिए बनाए गए राजनीति दर्शन के शब्द हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। कश्मीर अगर भारत का अभिन्न भूभाग है, तो जितना कश्मीर है उसका एकीकरण होना चाहिए, और जितना कश्मीर अभी हमको प्राप्त होना शेष है, वह कश्मीर भी हमको प्राप्त होना चाहिए। मैं कहूंगा कि हमको 50 वर्ष 70 वर्ष बहुत लंबा लगता है। याद करिए उन जीव्स को जिन्होंने सहस्त्राब्दियों की लड़ाई लड़ी थी। हर जीव्स हर 1 घंटे बाद यदि किसी दूसरे जीव्स से मिलता था तो कहता था फिर मिलेंगे जेरूसलम में। या 1000 वर्षों तक इसको जिंदा रखती है वो संस्कृतियां, वो संस्कृति, वो सभ्यताएं, वो मानव जाति पूरी दुनिया जीतती है। जीव्स छोटी संख्या में होने के बाद भी, दुनिया में सबसे अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूह होने के बाद भी विजेता समूह है। अगर जीव्स व्यापारियों को जुकाम होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कोमा में चला जाता है। इस प्रकार की ताकत वहां के जन ने जो अर्जित की है उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब हम उसका ध्यान नहीं करते हैं तो हमको लगता